गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डीएनए एजेंटिक मटेरियल। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ चैप्टर के जो हम लोग जो भी उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु किस प्रकार के पदार्थ के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन जो है जीव अणु में सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं। तो ये पता होगा कि जो उसमें जो क्रोमोसोम पर लिपटे हुए डीएनए होते हैं, अगर उसको खोल कर जोड़ दिए मनुष्यों की अगर केवल, तो एक कोशिका के केंद्रक में लगभग 46 क्रोमोसोम पाते हैं और सभी के डीएनए को आपस में खोल के जोड़ दिया जाए तो लगभग 2.2 मीटर लंबा जो है एक धागा बच जाता है। अतः जो सबसे बड़े अणु होते हैं वो होते इसमें जो है डीएनए, यानी हम लोग का ऑप्शन जो है वो सही रहेगा डीएनए। चलिए अगले बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा प्रश्न है कि किस पदार्थ में जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं। तो भी पता है कि आनुवांशिक लक्षणों का जो वाहक होता है वो डीएनए होता है। अतः यहाँ पर भी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर ही होगा सी ऑप्शन, अर्थात डीएनए होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है, यानी जो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल की खोज की है। तो जेनेटिक मटेरियल को जो सबसे पहले जो है पस कोशिकाओं से फ्रीडरिक मिशर ने खोजा था। अतः इसके खोज करता है फ्रीडरिक मिशर। तो ऑप्शन में हमारा जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन सही माना जाएगा। फ्रीडरिक मिशर जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के खोजकर्ता थे। चौथे प्रश्न पर आते हैं, आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, फ्रेडरिक मिशर ने उसको खोजा तो था लेकिन उसके लिए उन्होंने न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग अल्टमान ने किया था। तो हमारा इसमें ऑप्शन चौथा आ रहा है, चौथे में ऑप्शन आ रहा है सी, अर्थात अल्टमान जो थे इन्होंने ही जो है जो जेनेटिक मटेरियल था जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, इन्होंने उसके लिए न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग किया। ये भी बता दें कि इन्होंने इसमें फास्फेट की मात्रा उपस्थित थी और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसको जो न्यूक्लिक एसिड नाम इन्होंने दिया था। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस भाग लेते हैं। तो ये पता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जहाँ पर 4 होगा वो सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, छठे क्वेश्चन की, कि कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण भाग नहीं लेती है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण भाग नहीं लेती। तो यहाँ पर लिखा है कि राइबोज शर्करा है, माल्टोज है, ग्लूकोज या सभी। तो ये पता है कि जो डीएनए के अणु में भाग लेता शर्करा उसका नाम है डिऑक्सी राइबोज शर्करा। और चूंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है डिऑक्सी राइबोज शर्करा, अर्थात ये सभी भाग नहीं लेती है, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ये सभी जो है वो डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पर, आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता। तुमने अभी जस्ट बताया कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, लेकिन जब आरएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है, अर्थात थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर डीएनए में यूरेसिल हमने नाम लिया, यानी यूरेसिल इसमें जो है नहीं पाता, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो 7वें का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अर्थात यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होता है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, कह रहा किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से आधी होती है। किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से आधी होती है। तो ये पता है कि जो डीएनए की मात्रा होती है, जैसे गुणसूत्र की बात करें तो अगर हमारे दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं तो हमारी जो स्पर्म या ओवम होंगे जिसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं उसमें उसकी आधी अर्थात 23 ही होंगे, अर्थात इसमें जो डीएनए ऑप्शन है वो डीएनए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहता है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड या सेतु बॉन्ड इसको कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किन अणुओं को परस्पर जोड़ते हैं। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो फास्फेट को जो है शर्करा अणु से जोड़ता है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे फास्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से जोड़ने वाला कहाँ पर है ऑप्शन में, तो देख रहे कि बी ऑप्शन में लिखा है कि फास्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जोड़ता है। अतः हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी वाला जो है वो राइट ऑप्शन होगा। बात करते यहाँ पर जो है 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पॉलीमराइजेशन किस दिशा में होता है। तो जब भी ध्यान रखिए कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है इसका जो पॉलीमराइजेशन वो दोनों दिशाओं में होता है, वो 3x5 इन डायरेक्शन भी हो सकता है और 5x3 डायरेक्शन भी हो सकता है। अतः यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा सी,
10वें का जो सी होता है यानी कि इन दोनों दिशाओं में। बात करते 11वें क्वेश्चन की, तो डीएनए अणु की द्विकुंडली में एडेनिन समाक्षर किससे जुड़ता है? तो एडेनिन सदैव जो है थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ता है। अतः यहाँ पर जो ऑप्शन है 11वें में, उसमें जो थाइमिन ऑप्शन है वो यहाँ पर सही रहेगा, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वां क्वेश्चन कर रहा है डीएनए अणु की द्विकुंडली में एडेनिन और थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या क्रमशः होती है। तो यहाँ पर देखिए जो एडेनिन और थाइमिन होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, जबकि साइटोसिन तथा ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। अतः हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड से एडेनिन तथा थाइमिन तथा 3 बॉन्ड से ग्वानिन तथा साइटोसिन जुड़े होते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमैटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? तो जो क्रोमैटिन होता है हमेशा ध्यान रखिए, क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन में जो है कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स की संख्या की बात कर रहा है यहाँ पर जो है, तो ऑप्शन में यहाँ 5 होता है, जिसका हमने नाम भी बता देते हैं H1, H2A, H2B, H3, H4। तो 5 प्रकार के जो हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं। इसमें से जो H2A, H2B, H3, H4 होते हैं इनकी संख्या दुगनी होती है H1 की अपेक्षा में। तो लेकिन वहाँ मतलब क्यों नहीं, इसमें पूछा कि कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स भाग लेते हैं, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन जो है 13वें का सी सही होगा, अर्थात 5 जो है ये क्या नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स में भाग लेते हैं 5 प्रकार के। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो गुणसूत्र कह रहा है कि गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाइयाँ, गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाइयाँ, तो पता है कि जो न्यूक्लियोसोम्स होता है, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं बनाए जब कोर पार्टिकल्स प्लस लिंकर डीएनए आपस में लिपटता है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, यानी एक कोर पार्टिकल और एक लिंकर डीएनए के जो सम्मिलित रूप होता है उसको लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जैसा कि डीएनए पैकेजिंग के फर्स्ट स्टेप पे बनता है। तो मूलभूत इकाई जो होती है वो होती है यहाँ पर जो है ऑप्शन आता है न्यूक्लियोसोम, यानी कि 14वें का सी ऑप्शन जो होता है वो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल यानी क्रोड कण, यानी कि जिसको हम कोर पार्टिकल भी कहते हैं, में प्रोटीन्स के कितने अणु होते हैं? तो जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि जो 2A, 2B, H2A, H2B, H3, H4 ये 4 प्रकार के जो होते हैं वो दुगने होते हैं, 4 दूना 8 होते हैं। तो यहाँ और न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल बनाते हैं, जबकि H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए को कोर पार्टिकल से जोड़ने का काम करता है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 8 वाला ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन है कि किस प्रोटीन का अणु डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से संलग्न रहता है? ध्यान है, योजक खंड मतलब होता है लिंकर डीएनए या लिंकर सेगमेंट्स इसको कहते हैं। तो किस प्रोटीन का अणु जो है डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से जुड़ा रहता है? तो H1 वाला जो होता है वो योजक खंड से जुड़ा होता है, जबकि 4 जो अन्य होते हैं H2A, H2B, H3, H4 ये कोर पार्टिकल बनाते हैं। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 16वें का डी H1, ये हमारा राइट आंसर होगा। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि डीएनए अणु के अकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम कौन से हैं? यानी कि जो उसके जो है अकुंडलन कर दे और उसको जो है रिकुंडलन करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं डिक्वाइलिंग एंड रिक्वाइलिंग का काम करने वाले एंजाइम यहाँ पर बात करें। तो जो डिक्वाइलिंग एंड रिक्वाइलिंग एंजाइम होता है वो उसमें टोपोआइसोमरेज होता है। हालांकि टोपोआइसोमरेज फर्स्ट जो होता है वो एंजाइम 2 प्रकार के, तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरेज सेकंड होता है। टोपोआइसोमरेज सेकंड को हम लोग डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है तो वो टोपोआइसोमरेज होता है। तो ऑप्शन इसका जो रहेगा वो ऑप्शन रहेगा 17वें का ए ऑप्शन है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, अर्थात यहाँ पर सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा डीएनए गाइरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम? अभी जस्ट मैंने बताया कि टोपोआइसोमरेज सेकंड को डीएनए गाइरेज कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन होगा टोपोआइसोमरेज सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर सही रहेगा, टोपोआइसोमरेज सेकंड होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए अणु का द्विगुणन कितने द्विगुण मूल से होता है?
तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही केवल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होता है, जो कि जब जो डीएनए क्रोमोसोम होता है वो जा करके जो है, हालांकि उसमें क्रोमोसोम होता नहीं, प्रोक्रोमोसोम कहलाता है, यानी डीएनए जो है जहाँ पर जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संलग्न होता है वहीं पर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पाया जाता है। उसमें कुल 245 समाक्षरों का ये बना हुआ होता है। अर्थात इसमें जो संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होते हैं, तो एक होता है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर सही रहेगा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। कह रहा है कि डीएनए अणु के द्विगुणन के समय अणु के द्रवण का कौन सा एंजाइम करता है जो मेल्टिंग करने का काम कर रहा है। तो पता है कि जो मेल्टिंग का काम होता है, जब डीएनए के दोनों जो सूत्र होते हैं पृथक होते हैं, वाई शेप के होते हैं, यानी बाई डायरेक्शनल फॉर्क के बढ़ते हैं, तो एक सूत्र से एक डीएनए हेलिकेज आकर के जुड़ जाता है और जुड़ करके उसका मेल्टिंग करता है। अर्थात यहाँ पर जो भी ऑप्शन में अगर डीएनए हेलिकेज है तो ऑप्शन सही होगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो है बी डीएनए हेलिकेज, ये सही ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। कह रहा है कि एंजाइम जो डीएनए अणु के द्विगुणन द्विशाख पर रहता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि डीएनए हेलिकेज द्विशाख पर जाकर के जुड़ा रहता है। अर्थात यहाँ पर भी 21वें भी क्वेश्चन आंसर जो है डीएनए हेलिकेज, अर्थात बी ऑप्शन ही रहेगा। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो एंजाइम जो डीएनए अणु के द्विगुणन में आरएनए प्रवेशकों का संश्लेषण उत्प्रेरित करते हैं, यानी जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं उनके संश्लेषण को उत्प्रेरित करने का काम करता है। तो ये चीज़ पता है कि जो प्राइमेज एंजाइम होते हैं वो यहाँ से जो है आरएनए प्राइमर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है वो जो है यहाँ पर डीएनए प्राइमेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 22वें का ऑप्शन सी, ये राइट आंसर डीएनए प्राइमेज होगा। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। 23वें क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अणु के द्विगुणन के अनुगामी सूत्र, यानी अनुगामी का मतलब होता है लीडिंग, ठीक है, लीडिंग सूत्र के संश्लेषण में आरएनए प्रवेशकों को समाप्त करने का काम करने वाले एंजाइम होता है, जो लीडिंग स्ट्रैंड को समाप्त करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जाएंगे जो डीएनए जब अगर पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है तो वो पॉलीमरेज एंजाइम जैसे आता है तो आरएनए प्राइमर वहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर में होगा वो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आंसर सही होगा। 24वें क्वेश्चन की बात करते कह रहा है ओकाजाकी खंड से आरएनए प्राइमर्स के, यानी प्रवेशक मतलब प्राइमर के समाप्त होने पर इन खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, जिसको रोजर कॉर्नबर्ग ने जो खोजा था, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड, जो पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है उसकी उपस्थिति में आरएनए प्राइमर समाप्त होता है और डीएनए खंड आपस में जुड़ जाता है। इस तरह से फिर से डबल जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। अर्थात यहाँ ऑप्शन में जो ए है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत किसने दिया। सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये पता है कि क्रिक ने इसको 1968 ईस्वी में दिया था। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, 25वें का ए होगा। क्रिक ने 1968 ईस्वी में सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिद्धांत दिए थे। इनके अनुसार जो सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है, एक दिशीय होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 26वें क्वेश्चन पर आते हैं। टेमिन तथा बाल्टीमोर किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो टेमिन तथा बाल्टीमोर जो थे उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किए थे, मतलब कि डीएनए से इसमें बात करते हैं आरएनए से डीएनए का बनना, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की उन्होंने खोज किया था। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन ये सही ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में हमने कहा कि आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो ये जो था हम लोग का ये पूरा जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल का एक टॉपिक था, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है कुछ अगले जो है नेक्स्ट